सही इन्वेस्ट तो फ्यूचर होगा बेस्ट। और इस खास मौके पर जो है चिल्ड्रंस डे का, वहां पर हम बात करेंगे कि बच्चों का फ्यूचर किस तरह से सही इन्वेस्टमेंट से हो सकता है बेस्ट। और खास तौर पे जब बात हो बच्चों की पढ़ाई की, देखिए बच्चों के लिए आपको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। हर माता पिता की एक ख्वाहिश होती है कि हम अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर दें, लेकिन इन सब कुछ में आई थिंक एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाएंगे, अच्छा लिखाएंगे, उन्हें एक अच्छी एजुकेशन देंगे, तो शायद आप उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट काम कर देंगे, क्योंकि उसके बाद उन्हें किसी भी और तरीके की हेल्प की या मदद की ज़रूरत नहीं होगी। तो आज इसीलिए हमने सोचा कि हम खास तौर पे बच्चों की एजुकेशन को इन्वेस्टमेंट के साथ जोड़ते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि अच्छे इन्वेस्टमेंट प्लान से कैसे बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। और इसके लिए हमने दो खास मेहमानों को आमंत्रित किया है। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं पीबी इन्वेस्टमेंट की सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूजा भिड़े मैम और आनंद राठी वेल्थ के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज साहब। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। राइट, तो लेडीज फर्स्ट, आपसे शुरुआत करता हूं पूजा मैम। दो स्टेज में बांट लेते हैं, छोटे बच्चे आपको देते हैं, बड़े बच्चे फिरोज सर को देते हैं, ठीक है। तो जब बच्चा आ गया घर में तो डेफिनेटली माता पिता के मन में ख्याल आने शुरू होते हैं। 2-3 साल तो शुरू में बच्चे के थोड़े से लालन पालन में बीत जाते हैं, लेकिन फिर एजुकेशन की बात आती है, स्कूल एजुकेशन, तमाम चीज़ें। लेकिन अगर शुरुआत से ही प्लान करना हो तो कैसे ये प्लानिंग की जाए, क्योंकि सबका ख्वाब होता है कि भाई बच्चे को बेस्ट एजुकेशन मिले। जी बिल्कुल, देखिए जैसे हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं, हम करते ही क्यों है फाइनेंशियल प्लानिंग? हम एक अच्छे फ्यूचर की बात करते हैं। हम ये अच्छे फ्यूचर में हमेशा से किड्स या चिल्ड्रन को हमें हमेशा शामिल करना होता है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई एक बहुत बड़ा गोल हो जाता है एक फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से देखा जाए तो। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो रिटायरमेंट तो आ ही जाता है, लेकिन उसके पहले बच्चों की पढ़ाई, एंड स्पेशली अभी का जो जनरेशन है ना, उसमें कैसा है कि पढ़ाई के ऊपर बहुत, करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा वेटेज है। पहले के ज़माने अगर हम 15-20 साल पहले बात करें, जो हमारे ऊपर की जो पीढ़ी थी, तभी शादी एक बहुत बड़ा गोल हुआ करता था। लेकिन अभी एजुकेशन, करियर बनाना, कौन सा करियर चूज़ करना, आप देखिए वेरिएंट करियर ऑप्शंस हैं। आप चाहे फाइनेंस में देखें या मेडिसिन में देखें या इंजीनियरिंग देखें, या लोगों को अब्रॉड भी जाना है पढ़ने। एंड जो कॉस्ट है, जो हमारी नॉर्मल CPI इन्फ्लेशन है 5 से 6%, लेकिन अब जब एजुकेशन इन्फ्लेशन देखते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 9 to 10%। एंड उसमें अगर हम अब्रॉड अगर किसी बच्चे को पढ़ने भेजना है तो आपको रूपी डिप्रिसिएशन और ये सब भी कैलकुलेट करना होता है। तो जैसे हमने काफ़ी मूवीज़ में देखा हुआ है कि बच्चे तो बाद में डिसाइड करते हैं कि भाई उनको एक्चुअली किस चीज़ में इंटरेस्ट है और कौन सा करियर पाथ चूज़ करना है। लेकिन बच्चा पैदा होता है या होती है, तब से ही माँ बाप सपने सजाते हैं कि इन्हें हम इंजीनियर बनाएंगे, या इन्हें हम डॉक्टर बनाएंगे, या इन्हें हम फाइनेंस में डालेंगे। सो डेफिनेटली राइट फ्रॉम बर्थ प्लानिंग करनी है। प्लानिंग में मेरे हिसाब से जैसे कपल अपने इन्वेस्टमेंट्स प्लान करते हैं, जैसे आप बच्चे की प्लानिंग करते हैं ना, वो मैटर्निटी का जो पीरियड है वहीं से प्लानिंग हो जानी चाहिए कि भाई जैसे ही योर किड इज़ बॉर्न, आप माइनर अकाउंट ही एक क्रिएट कर दें, एक SIP, क्योंकि वो तो मस्ट हैव है। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन हम बोलते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट बच्चे के एजुकेशन में 18 साल बाद, 20 साल बाद एक मिनिमम SIP जो भी आप शुरू करना चाहते हैं वो शुरू कर ले। मेरे हिसाब से यहाँ से एक शुरुआत हो जानी चाहिए। राइट, तो थोड़ा उसको मिक्स कर देते हैं। मैंने कहा था बड़े बच्चों के लिए आपको फोकस करूंगा, थोड़ी बात बड़े बच्चों को भी की। और हम जब भी सोचते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम सोचते हैं कि फॉरेन भेजेंगे, इंजीनियरिंग कराएंगे, मेडिकल कराएंगे, मैनेजमेंट कराएंगे, वहाँ बड़ी फीस लगेगी। लेकिन फिरोज साहब, हकीकत ये है कि स्कूल ज़्यादा पैसा ले रहे हैं आजकल। क्या उसका कोई तरीका है कि हम वो जो ईयरली बड़ी सी फीस जाती है उसको भी फाइनेंशियल प्लानिंग के जरिए मैनेज कर पाएं अच्छी तरीके से, ताकि अच्छे से अच्छा स्कूल भी हो? करेक्ट। देखिए विपिन सर बिल्कुल सही कह रहे हैं कि स्कूलिंग ही इतनी एक्सपेंसिव हो गई है। बट सबसे बड़ी कॉशन एक पेरेंट को मैं ये दूंगा, क्योंकि एक स्टडी की थी हमने कि पेरेंट्स ऑब्सेस हो गए हैं बच्चों को एजुकेशन देने में। उनका ये एक बहुत बड़ा भ्रम है कि एक्सपेंसिव मीन्स बेस्ट। ये भ्रम स्पेशली अर्बन सिटीज में तोड़ना बहुत ज़रूरी है आपके चैनल के माध्यम से। आप देखिए, एक इंजीनियर जो आज पढ़ के निकलता है, उसकी सैलरी है आज की इंडियन जैसी IT कंपनीज लिस्टेड हैं, आप देख लीजिए 60-70 हज़ार पर मंथ है। आज एक टीचर
प्राइमरी टीचर जो आपको प्राइवेट ट्यूशन डिजिटली ऑनलाइन देता है वो 1 घंटे के 2000 चार्ज कर रहा है। राइट। तो अब आप ये देखें ये क्या डिस्पैच, 2 घंटे पर डे, मतलब तुम 8 घंटे पढ़ाओ तो 16,000 पर डे, राइट। जिसकी शिक्षा आप देने की कोशिश कर रहे हो उस शिक्षा प्राप्त करने के बाद 60-70,000 मिलते हैं इंडिया में, और आपको ये सर्विसेज। सो पेरेंट्स को फर्स्ट क्वेश्चन ये दूंगा कि आप अपनी ऑब्सेशंस को थोड़ा कंट्रोल में करें। ओके। सेकंड, जैसे पूजा मैडम ने कहा कि महंगाई ज़्यादा है, 8 से 10% की महंगाई, 9% मैडम ने कहा, बट इससे ज़्यादा जो इन्फ्लेशन है वो एस्पिरेशनल इन्फ्लेशन है। 10 साल पहले आप उनको सीबीएसई स्कूल से खुश थे, जैसे बड़े बच्चों की, मेरे को आपने मेरी उम्र देख के आपने बोला होगा बड़े बच्चे तो आई एम सो डिप्रेस्ड, बट एनीवे चिल्ड्रंस डे पे इट्स माय सन्स बर्थडे आल्सो एंड ही टर्न्ड ओल्डर 13 इयर्स, ज़िदान इज हिज नेम। सो कमिंग बैक, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो एजुकेशन इन्फ्लेशन तो ठीक है ही, 9% तो है, बट दूसरा जो आपकी अपग्रेड है, एजुकेशन अपग्रेड की जो चाह है वो बढ़ती जा रही है जी। आज की डेट में सोशल सर्कल में अगर आपसे कोई पूछता है ना आप कहाँ रहते हैं, आपका बच्चा कहाँ पढ़ता है, वो ये पता नहीं करना चाहता कि आपका बच्चा कहाँ पढ़ता है, वो आपकी सैलरी नाप रहा है। राइट। तो ये ऑब्सेशन को अर्बन में बहुत बड़ा कल्चरल शॉक मिला है मुझे जब मैंने एक सर्वे किया इन द सोशल सर्कल। सो आई थिंक दैट्स वन थिंग व्हिच आई एम वेकिंग द ऑडियंस अप टू। नहीं, बहुत अच्छी बात ये आप कह रहे हैं कि आपको क्वालिटी एजुकेशन देनी है, आपको अच्छी शिक्षा देनी है, ना कि एक्सपेंसिव या महंगी शिक्षा देनी है। उसका अंतर तो डेफिनेटली दर्शकों को समझना होगा। और ऐसा क्यों कह रहे हैं फिरोज साहब, क्योंकि यही तो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग का बेस बनेगा। राइट। चलिए तो थोड़ा सा फाइनेंस की तरफ चले जाते हैं पूजा जी। तो बच्चे के लिए स्टार्ट करते, 2 हमने चीजें रखी, 10 साल की स्ट्रैटेजी, 15 साल वाली स्ट्रैटेजी। कैसे उसको लेकर आगे बढ़ेंगे, क्या क्या आपको करना पड़ेगा, किस तरह की SIPs या कोई और डेट इक्विटी, किस तरीके से आगे जाएंगे? देखिए, नॉर्मली एसेट एलोकेशन हम हर एज से ही करना चाहिए, एंड हम बोलते हैं जितने यंग इन्वेस्टर है वो इक्विटी में डेफिनेटली ज़्यादा डाल सकते हैं, और लॉन्ग टर्म अगर आपका होराइजन है तो बच्चों के तो केस जो में मैं समझू जो आजकल के माता पिता हैं उनकी दरमियानी एज जो है, एवरेज एज, वो शायद 30-32 के आसपास होगी जब लोग पेरेंट्स बन रहे हैं इन दिनों, अभी तो। हाँ। तो लेट शादियां हो रही है। इनफैक्ट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों मालूम है? इस पॉइंट की वजह से अगर हम जब फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं ना, तो ऐसा होता है कि बच्चे की पढ़ाई के साथ साथ जो ये एनुअल फीस, जैसे फिरोज जी ने भी बात की, एनुअल ये जो स्कूलिंग की जो फीस होती है, जैसे आप CBSE है, IB है, या कोई भी बोर्ड पकड़ लें, 2 लाख 3 लाख तो मिनिमम फीस है। उसके अलावा अगर कोई ट्यूशन हो गया या इस तरीके की कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, जैसे स्पोर्ट्स वगैरह में अगर हमने बच्चों का एडमिशन कराया है, जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, राइट, उसका अलग से खर्चा, प्लस लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन जो आजकल बच्चों में भी बहुत आ गया है, क्योंकि गैजेट्स, आज स्कूल गोइंग बच्चों को भी गैजेट्स चाहिए, फोन ऑल्सो, एंड उनको ये भी चाहिए, उनको एक उनका टैब भी चाहिए, और आजकल आई थिंक कॉलेज के टाइम पे तो लैपटॉप भी चाहिए। सो ये सारी भी एक अलग खर्चे हो गए। प्लस अगर आप एक अच्छी स्कूल में हैं तो वो बच्चा जिस तरीके की लाइफस्टाइल में जाता है, आप देखिए बच्चों की बर्थडे पार्टीज देखिए, इतने खर्चे, कहने ही वाला था, बहुत चीजें हैं, बहुत ही चीजें, मतलब नेवर एंडिंग। और आज तो सर के सुपुत्र का बर्थडे है भी, और ये तो एक बच्चा, अगर 2 बच्चे हुए तो ये सब डबल में चलने वाला है। सो मेरे हिसाब से, जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि 30 के बाद होता है ना, तो बच्चे की ये जो एनुअल फीस की प्लानिंग, प्लस अगर घर का प्लान हो रहा है तो आपकी घर की EMI, ये सब एक साथ आते हैं, राइट। एंड बच्चे की शादी और आपका रिटायरमेंट, ये भी एक साथ आने वाला है। सो बहुत ओवरलैपिंग गोल्स हैं, सो बहुत समझ के आपको प्लानिंग करें। यहाँ पे मुझे से लगता है रिटर्न या ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के साथ साथ एक्सपेंसेस कंट्रोल का भी एक मैनेजमेंट चलना चाहिए। सो ऑब्वियसली जैसे आपने बोला 10 years 15 years मैं कैलकुलेशन करूं, जैसे 5,000 10,000 15,000, क्योंकि हम अपने लिए तो एक SIP करते ही हैं, बट बच्चों के लिए जब आप बात करते बोलते हैं हाँ ठीक है हम 5,000 10,000 से शुरू करते हैं, बट जब हमको रियलिस्टिक फिगर्स दिखाएंगे कि इन्फ्लेशन जो है, जो आज की तारीख में ये कोर्सेज आपको 25-50 लाख के कॉस्टिंग है, और जैसे इन्होंने भी फिरोज में बताया कि जो कॉस्टिंग है बहुत ज़्यादा है, तो इन्फ्लेशन काउंट करते एवरी 5 years में तो डबल होने वाला है, राइट। तो वो प्लानिंग करके आपको साइड में जो पैसा रखना है वो एक काफ़ी बड़ा अमाउंट होना चाहिए मेरे हिसाब से। सो ईच टू इट्स ओन, आपकी किस तरीके की फैमिली प्लानिंग है, आपको कितना बजट रखना है, आई थिंक इट हैज़ टू बी एज पर द बजट ऑफ द फैमिली। सिप करना है, अगर आप एक 10 से 15 हज़ार के SIP कर रहे हैं और आपके पास 10 या 15 साल है फॉर एजुकेशन, तो मैंने कैलकुलेशन रखा था कि 10,000 के SIP से आप अप्रॉक्सीमेटली 23 लाख का कॉर्पस इकट्ठा करेंगे 10 साल में। बट यही अगर आप 15 साल तक खींचते तो डबल हो जाएगा 50 लाख।
ओके और अगर 15,000 की SIP करते हैं तो 35 लाख के आसपास बनेगा 10 साल में, और अगर आप 15 साल तक खींचते तो डबल हो जाएगा 75 लाख। लेकिन इसमें एक और बहुत अच्छी बात है कि हम पहले बहुत SIP करते थे, लेकिन अब मेरे हिसाब से काफ़ी ट्रेंड बदल रहा है कि आप स्टेप अप SIP करें। मतलब हर साल SIP में 10% भी बढ़ाइए। ओके हम बोलते हैं ना, हर साल सैलरी बढ़ती है, खर्चे भी बढ़ते हैं, तो इन्वेस्टमेंट कोई क्यों ना बढ़ाता बढ़े? नहीं है। नहीं, बिल्कुल तो आप सही। स्टेप अप राइट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, अगर आप स्टेप अप बढ़ाएंगे ना, तो यही 23 और 50 लाख की जो फिगर है वो अप्रॉक्सीमेटली 40 और 80 लाख हो जाएगी। तो ये एक एक इस तरीके की प्लानिंग है कि एक साथ भी पैसे नहीं बढ़ाना है, हर साल आप पैसे बढ़ाओ। ये इक्विटी और डेट फॉर दिस एज ज़्यादा एक्सपोजर नहीं भी होगा चलेगा, लेकिन एक इमोशनल वैल्यू हो जाती है टैक्स सेविंग की, जिसमें हम आप PPF ले लें, अभी NPS वात्सल्य भी एक ऑप्शन है। एंड अगर गर्ल चाइल्ड है 10 साल के अंदर, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कैंपेन के अंदर, आप सुकन्या समृद्धि ले लें। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जिसको आप लें, और आई थिंक मतलब SIP के रूल्स तो वही रहेंगे जो हम रोज़ बताते हैं, लेकिन यहाँ पर ये कि आपका गोल एक एक्चुअल में पैसे वाला गोल तो है ही, लेकिन इमोशनल गोल भी है और बच्चे के साथ वो जुड़ा हुआ है। राइट फिरोज साहब, थोड़ा और अब इसमें आगे निकल जाते हैं, 20 से 25 साल की प्लानिंग पे आते हैं, क्योंकि एक और बात है, आजकल बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं या बहुत सारी एजुकेशन स्ट्रीम्स ऐसी हैं जहाँ पर पढ़ाई लंबी हो रही है, लोग 26, 27, 28, 30 तक पढ़ते रहते हैं। तो अगर हम थोड़ा और लंबा करें होराइजन, तो क्या वहाँ पर जो मैम ने बताया वहाँ से थोड़ी स्ट्रैटेजी बदलेगी, ऑप्शंस बदलेंगे? मेरे हिसाब से डेफिनेटली अवधि पे बहुत निर्भर करता है। एक इंसान की रणनीति जो है ना, टाइम पे बहुत निर्भर करती है, और कंपाउंडिंग का जो 8th वंडर कहते रहते हैं लोग, उसका भरपूर फायदा होता है अगर आप खुद छेड़खानी उस इन्वेस्टमेंट से नहीं करते तो। Okay. सबको कंपाउंडिंग चाहिए, बट उनके एक्शंस भी कंपाउंड होकर इतनी जज्बाती हो जाते हैं लोग और इनडिसिप्लिन हो जाते हैं, वो भी कंपाउंड हो रहा है। रेस्टलेसनेस कंपाउंड हो रही है, इम्पेशंस कंपाउंड हो रहा है, राइट। सो डिस्ट्रैक्शन कंपाउंड हो रहा है, इंफॉर्मेशन कंपाउंड हो रहा है, ना कि सिर्फ रिटर्न। Right. तो यू हैव टू कंट्रोल ऑल दैट, दैट्स पॉइंट वन। अगर मेरे हिसाब से तो कोई भी गोल जो 10 साल से ऊपर है और आप एक मुश्त निवेश नहीं कर रहे, अगर आप 1 रुपया भी डेट में रख रहे हैं, तो इट इज काउंटर इंट्यूटिव। ऐसा नहीं हो सकता कि इंडियन कॉर्पोरेट 10 साल में उनकी इक्विटी कम बढ़े और उनका ब्याज आपको मिले ज्यादा, ये नहीं हो सकता। इट्स अगेंस्ट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, राइट। आप उधार लेके कंपनी चला रहे हैं और उधार वापस भी कर देंगे और उसमें कोई रिस्क नहीं होला, और कंपनी की ग्रोथ ब्याज से कम होगी, तो रिटर्न ऑन इक्विटी कैन नॉट बी रिटर्न लेस देन रिटर्न ऑन डेट। अवधि 10 साल की इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो रणनीति हमेशा 20 साल के इसमें हमेशा ये रखें कि आपको 90, 95, 100% को इक्विटी में रखना है, और अगर आप SIP करें तो डरने की बात नहीं है। पॉइंट 2 ये क्या है कि आपको ये सोचना है कि अगर आपको पढ़ाई करानी है, एजुकेशन पे मेरे हिसाब से सिर्फ आपको कंटिंजेंसी प्लान करनी है एज अ पेरेंट। ओके। ये एक सर्वे हमने किया, हमारे पास हमारी यंग कंपनी है, 1150 लोग हैं, उसमें से 414 अप्रेंटिस टाइप 20, 23, 24 साल के लोग हैं। उसमें जब मैं देखता हूं, हमने IIM से भी हायर किए, ठाकुर कॉलेज से भी हायर किए, बहुत वैरायटी लोगों से हायर किए। जिस बच्चे ने लोन लिया था उसकी सीरियसनेस कमाई पे और वैल्यू सिस्टम उसका इंटैक्ट रहा। अगर आपने उसको बोला कि भाई तू जा UK में पढ़ 1 साल, फिर वहां से PhD के लिए तू टेक्सास चला जा और मैं पूरा खर्चा उठाता हूं, ये मान के चले आप एजुकेशन दे देंगे बट वैल्यू सिस्टम अनवाइंड कर देंगे। राइट। ऐसे काफी HNI बच्चे देखे हैं मैंने जिन्होंने सिल्वर स्पून के साथ बाहर जाके पढ़ाई करी, वो इंडिया आके पेरेंट्स से मिलने के लिए तैयार नहीं है। तो आप ये सोचें ना कि मैं 18 की उम्र में बाहर भेज दूंगा और उसको शिक्षा दे दूंगा। आप इंडियन वैल्यू सिस्टम को जरूर कॉम्प्रोमाइज करेंगे। ये हम तैयार नहीं है एज इंडियन पेरेंट्स कि भाई 18 साल के बाद, मैं एक बच्चे को जानता हूं, वो आए इंडिया कोविड के टाइम पे, 2 साल होटल में रहे, पेरेंट्स के साथ नहीं रहे, क्योंकि उनके पेरेंट्स के पास पैसे थे, क्योंकि उनको 16 की उम्र में बाहर पढ़ाने के लिए भेज दिया था। पढ़ाई अच्छी हो गई, शार्प हो गए, किसी से भी आप कहीं भी बड़ी सी सभा में खड़ा कर दो, बात कर लेंगे, पेरेंट्स की अफेक्शन। सो दीज आर पॉइंट्स टू पॉन्डर अपॉन। एजुकेशन के लिए लोन मिलता है, ये मैं बहुत बड़ा एहसास दे रहा हूं। आप भले ही कंटिजेंसी रखें, बोलें कि मेरे पास 50 लाख पड़े हुए हैं, बट पढ़ना तुझे खुद से है। अगर तू गिरता है तो मैं संभालने के लिए हूं, बट मैं तेरा क्रचेस नहीं बनूंगा, ये कहना मेरे हिसाब से बहुत अनिवार्य है। ठीक है, तो बढ़िया है, आज तो अच्छी बातें हो रही हैं, क्योंकि SIPs और इन्वेस्टमेंट ये तो हम रोज़ ही बातें करते हैं, लेकिन जिस वैल्यू सिस्टम की, क्योंकि बात बच्चों की है, एजुकेशन की है, लाइफ की है,
और उसमें अगर वैल्यूज़ नहीं आएंगी तो मज़ेदार नहीं है। तो फिरोज साहब आज बहुत अलग ढंग से उसको मैं क्या कहूँ, थोड़ा स्पिरिचुअल लग रहा है मुझे, बट भैया बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप कह रहे हैं, क्योंकि सिर्फ पैसे इकट्ठे कर रहे हैं इसलिए नहीं कि चीज़ों को मटेरियलिस्टिक वे में लेके जाना है आगे, लेकिन उसके साथ एक वैल्यू चेन, एक वैल्यू सिस्टम भी क्रिएट करना है। इनफैक्ट वही लाइन पूजा मैम ने शुरू में कही थी कि पेरेंट्स को क्या लगता है कि सर्टेन टाइम वो थोड़ा शो ऑफ हो जाता है कि भाई बच्चा यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, हमने पढ़ने के लिए यूके भेज दिया। नो, आप क्या क्रिएट कर रहे हो उस एजुकेशन के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए कैलकुलेशन जारी रहेंगे, एक छोटा ब्रेक लेते हैं। बच्चों में भी तो ये आदत डालनी है ना आपको, सिर्फ आपको थोड़ी करना है सब कुछ, बच्चों के अंदर भी तो वो बचत और इन्वेस्टमेंट और मल्टीप्लिकेशन ये सब डालना है। वो कैसे होगा, इस ब्रेक की बात करेंगे। वेलकम बैक। तो आज चिल्ड्रंस डे पर बातचीत हो रही है कि बच्चों के भविष्य को कैसे आप सुरक्षित बनाएं। जब बात है उनकी एजुकेशन की, कैसे आप प्रिपेयर करें, पर्सनल फाइनेंस की मदद से कैसे उनके लिए वो कॉर्पस बना ले जहां पर उनकी अच्छी शिक्षा में कोई बाधा ना आए। लेकिन वो सारी बातें भी ध्यान रखें जो अभी फिरोज जी और पूजा मैम ने कही कि उस शिक्षा के साथ एक वैल्यू क्रिएशन भी होना चाहिए। वो सिर्फ डिग्री कागज पे ना हो, दिखाने के लिए और बताने के लिए ना हो, वो सच में काम कर रही हो। राइट, अब थोड़ा बच्चों के साइड पे बात करते हैं। तो पूजा मैम, पेरेंट्स तो करते हैं, पेरेंट्स में तो जज्बा होता है कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा पढ़े, उसकी एजुकेशन बेस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट में हो, मैं उसको सारी सुविधाएं दूं। लेकिन ऑन द अदर हैंड बच्चे को भी एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है कि पैसे की वैल्यू क्या है, कैसे आप उसको सेव करेंगे या कैसे उसको वाइजली खर्च करेंगे। बच्चों में वो चीज़ कैसे, कहाँ से उसके बीज डाले जाएँ? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी कहीं ना कहीं इस तरीके के या तो आप चैप्टर्स देख लें, चैप्टर्स होते भी बहुत थियोरेटिकल होते हैं, थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज आ जाए तो वहाँ से स्कूलिंग से भी वो चर्चाएं शुरू हो जाएंगी कि हाँ, इम्पॉर्टेंस ऑफ मनी। क्योंकि आप पढ़ाई तो कर लेंगे लेकिन जो एप्लीकेशन है उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी बच्चों में कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से जो पेरेंट्स पॉकेट मनी देते हैं उसके हिसाब से आपको प्ले करना है, उनको समझाना है बेसिक्स ऑफ सेविंग, बजटिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर पॉकेट मनी मिलती है तो उन्हें वो प्लान करना है कि इसी पॉकेट मनी से इनको अपने खर्चे भी करने और फिर सेव भी करना है। फिर बच्चों में इस तरीके की आइडियाज़ इनकलकेट करनी है कि अगर आपने आपका होमवर्क अच्छा किया या आपने आज घर में सफाई की या आप गुड बिहेवियर अगर आपने किया तो आपको एडिशनल इसमें पॉकेट मनी मिलेगी। तो वो बच्चा वैल्यू सिस्टम भी जैसे हम बात कर रहे हैं आज उसको भी अपनाएगा, एट द सेम टाइम सेविंग भी होगी। फिर जैसे इन्वेस्टमेंट्स की बात करते, मैंने कहा कि माइनर अकाउंट, आप बैंक अकाउंट ही खोल देंगे तो ऐप्स होते हैं जो इन्वेस्टमेंट के भी ऐप्स होते हैं। SIP करी तो ऐप में बच्चा देख सकता है, 10 या 12 साल का भी बच्चा SIP देख सकता है कि हाँ ये मेरी हर महीने जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी फैमिली में हमारे जो बच्चे हैं वो बोलते कि हाँ मेरी ये जा रही, मेरा इन्वेस्टमेंट जा रहा है। बच्चों को जो बर्थडेज के गिफ्ट्स आते हैं, गिफ्टिंग कल्चर जो है, या उन्हें कैश मिलते हैं या कोई बड़े बुजुर्ग को देते हैं तो आप उसको इन्वेस्टमेंट इसी तरीके से लमसम या व्हाटएवर है उसको इनकलकेट करें। सो मेरे हिसाब से एक ये सेक्टर हो जाना चाहिए जिसको आप पॉकेट मनी, सेविंग, बजटिंग देख लो। और दूसरा बुक्स रीड करना, एप्स हैं उस तरीके से, या तो फिर गेम्स आती हैं आजकल। सो स्मार्ट चीजों को अगर हम सो बेसिकली कैसा होता था, या फिर घर का एनवायरनमेंट अगर मदर फादर वो करेंगे तो बच्चा अपने आप कम्युनिकेशन एक होना चाहिए कि फाइनेंस भी समथिंग, जैसे हम बोलते हैं ना विमेन के लिए हम बोलते हैं कि नहीं नहीं ये डिपार्टमेंट तुम्हारा नहीं है, वैसे बच्चों को लगता है नहीं ये हम बड़े होंगे फिर सीखेंगे, लेकिन उन्हें इन्वॉल्व कीजिए इन चीजों में। राइट, और वो अगर अच्छा देख रहे हैं तो अच्छा सीखेंगे। फिरोज गुरु जी, आपके मंत्र? हाँ, तो मैं वही बता सकता हूँ जो मेरी रणनीति है। 2-3 चीज़ें हैं। एक तो मैंने ये निर्णय किया है कि जब तक कि वो 20 साल का नहीं हो जाता उसको मैं कैश हैंडल करने नहीं दूंगा। ओके। आज अगर डिजिटल है करेंसी तो एक हिसाब होना चाहिए कि क्या खर्च हुआ पैसा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे उसको मूल्य सिखाना है तो ऐसे नहीं दे सकता कि मैं उसको 2000 दे दूं और उससे हिसाब मांगूं। ऐसे माहौल में, ऐसे वातावरण में बाय द टाइम ही ग्रोज और वातावरण थोड़ा ज़्यादा वल्नरेबल होगा। सो दैट्स वन, कैश हैंडल मत करने दें। पहले तो आप फोन पे ही आपके होती है वॉलेट्स, तो ताकि आपके पास हर हिसाब हो, एक व्यय हो कि कहाँ खर्च कर रहा हूँ, कितनी मात्रा में खर्च कर रहा हूँ। वेरी ट्रू। सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एज अ पेरेंट, मैं कुछ भी मटेरियलिस्टिक होता है तो मैं एवरी थर्ड, आई होप माई सन इज नॉट वॉचिंग, एवरी थर्ड रिक्वेस्ट मैं मानता हूँ। 2 ना तो 1 हाँ। 1 हाँ, ओके। अंदाजन ये हिसाब रखें,
पेरेंट्स प्यार दिखाने के लिए हाँ ज़्यादा बोल जाते हैं, तब जाके प्रॉब्लम होता है। तो अगर आप एक रेशियो रखेंगे कि भाई मुझे 3 चीज़ें मांगी गई, तो मैं एक हाँ बोलूं, तो फिर भी एक कदर रहती है कि पैसा अनलिमिटेड नहीं। राइट। तीसरा, पैसे की अमाउंट्स की एक बड़ी क्यूरियोसिटी होती है। मेरा बेटा हमारी कंपनी के शेयर रोज ट्रैक करता है और ये पूछता रहता है कि हमारे पास शेयर कितने हैं। ओके। तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो गया, यार ये इसको वैल्यू क्यों इतनी, भाई इज सो क्यूरियस। बच्चों में एक बड़ी सी क्यूरियोसिटी होती है कि मेरे पापा मम्मी की क्या फाइनेंशियल नेटवर्थ है। वेरी ट्रू। उसको आपको कैमोफ्लेज करना, ये एचएनआई की स्ट्रेटजी रही है। मैंने बहुत सारे साउथ इंडियन फैमिलीज देखे, नॉर्थ इंडियन फैमिलीज देखे, उधर सर्वे किया है Okay. कि क्या स्ट्रेटजी डिफरेंट थी और क्या फ्लैम्बॉयंस बच्चों में आई। राइट, मेरे पास एक माइनिंग क्लाइंट है जिनके छोटे से माइन होते हैं, वो प्राइवेट जेट खरीदते हैं। ये माइनिंग क्लाइंट है कर्नाटका के, वन ऑफ द बिगेस्ट माइनर्स हैं, इंडिया के लार्जेस्ट टैक्स पेयर थे। उनके बच्चे हुंडे एक्सेंट में सेल्फ ड्राइव करके घूम रहे हैं। ओके। राइट, ये क्या किया था, मैंने उनसे रणनीति पूछी। उन्होंने कहा कि भाई आप कभी भी आपकी नेटवर्थ मत पूरी बताएं। डिस्कस ना करें। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपकी नेटवर्थ है, आपकी सैलरी है, बच्चों में क्यूरियोसिटी, हर छोटी चीज की, एक पिक्चर देख के आते हैं, कुछ सुन लेते हैं तो पूछने लग जाते हैं। तो क्यूरियोसिटी और फाइनेंशियल वो बच्चे डिस्कस करते हैं। Right. स्पेशली लाइक मैं कार का शौकीन हूँ, तो मुझे बड़ा डर लगता है कि मेरा बेटा जाके स्कूल में ना बताए कि हमारे पास कार कौन सी है। और अच्छी बात यह है कि जब भी कोई बच्चा आता है, मैं पूछता हूँ क्या पता है आपको, तो किसी को पता नहीं होता कि क्या गाड़ी खड़ी होगी। सो दैट गिव्स मी द सांत्वना दैट हाँ उसका वैल्यू सिस्टम इंटैक्ट है, वो जाके शो ऑफ नहीं कर रहा है कि ये कार होगी। सो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको पैसे की कदर सिखानी है। Right. पैसे मैनेज करना इज अ हार्ड फैक्ट, कदर सिखाना इज अ सॉफ्ट फैक्ट, जो हार्ट का है, जो माइंड का है। पैसे मैनेज करना बड़ा आसान है सिखाना। उसको मैं बिठा के, फाइनेंशियल सर्विसेज में है हम सब, सिखा सकते right? हैं। सिखा सकते हैं। उनको सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट सिखाना ज्यादा महत्वपूर्ण। कद्र करना पैसे की ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्या हमारे पास समय बचा है इतना, मैं पूछना चाहूँ? ठीक है हाँ ठीक है। तो हमारे पास, क्योंकि आज बातें बहुत अलग तरीके की हो रही, तो मैं बहुत फाइनेंस में जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन चलिए अभी है वक्त हमारे पास। तो पूजा जी, 4 बेस्ट इन्वेस्टमेंट फंड बच्चों के लिए आपके हिसाब से? देखिए, एक चीज़ बिफोर मैं इन्वेस्टमेंट फंड स्कीम नाम बता दूं, हमने बहुत सारे चर्चाएं की, लेकिन इम्पॉर्टेंट अगर हम इंश्योरेंस की भी एक मैं बात करना चाहती हूँ यहाँ पे। बच्चे जब छोटे होते हैं, जब तक वो कमाने की एज तक नहीं पहुँचे हैं, पेरेंट्स की टर्म प्लान होना बहुत ज़रूरी है। ओके। आजकल अनफोर्सीन इवेंट हो गया और हमने जो इतनी सारी प्लानिंग कर रखी है, ये बनाएंगे वो बनाएंगे, उनको ये पढ़ाएंगे, और किसी न किसी की डेथ हो जाती है फैमिली में, तो पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग टॉस पे चला जाता है। सो वो एक टर्म कवर होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, मार्केट में बहुत ज़्यादा चाइल्ड प्लान्स करके भी बहुत है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई इसमें ऐसा तो नहीं है कोई कॉम्बो प्लान है जिसमें आपको इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट सब कुछ है। बच्चे की इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है आपको एज सच, बट क्योंकि उसमें मोर्टेलिटी कम होता है, तो वो प्लान्स लोग तो समझने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ गुड फॉर यू। तीसरा, जैसे मैंने कहा, म्यूचुअल फंड, SIPs तो है ही, हम एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना सकते हैं। मैंने एक फ्लेक्सी मिड कैप, लार्ज एंड मिड कैप के नाम ऑलरेडी एयर पर चला गया। लेकिन चिल्ड्रन स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड्स भी हैं जो 5 ईयर लॉक इन, या तो फिर आप 18 के हैं, विच एवर इज अर्लियर करके आते हैं, जिसमें HDFC, SBI इस तरीके के अच्छे ओल्ड फंड्स हैं, जिन्होंने एक हाथ तो आई थिंक कुछ हाइब्रिड है जिसमें 65% इक्विटी है, तो कम इक्विटी में भी जी 20%, 12%, 1 ईयर, 3 ईयर रिटर्न। क्योंकि अब समय मेरे पास बिल्कुल कम रह गया सर, आपके 4 फंड? मेरी 4 फंड, अगर आप डिवर्सिफाइड लेना चाहें तो DSP इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, HDFC फ्लेक्सी कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटीज, ICICI फोकस्ड इक्विटी, SBI कॉन्ट्रा। अगर आपके पास 10,000 हैं तो पूरे 5 खरीदे, 5 अलग कैटेगरी के हैं, लार्जली अलग AMCs के हैं। अगर आपके पास एक ही फंड के पैसे हैं तो SBI चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड में आप SIP कर दें, 5 साल की लॉक इन, जैसे पूजा मैडम ने कहा। मेरे बेटे के भी उसी में पैसे हैं, एक ही फंड में पैसे और उसमें है, और वो फंड छोटा है और SBI के माध्यम से है, लार्जेस्ट AMC, छोटा स्कीम, बहुत अच्छी तरह से मैनेज हो सकता है विद 5 ईयर लॉक इन्स। अगर आपके पास एक ही के पैसे हों तो एक ही स्कीम है, वरना बाकी 5 स्कीम मैंने बता दी। राइट, क्योंकि समय समाप्त हो गया। बातें तो ऐसी कि मुझे लग रहा हम और 1 घंटा इस पर बैठ के करते तो चर्चाएं खत्म ना होती, लेकिन सभी दर्शकों से मैं एक बात बोलूँगा कि ये शो आपने यहाँ देखा टीवी पे, ये हमारे तमाम सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है, CNBC आवाज़ के, यूट्यूब और इंस्टाग्राम, सब जगह आपको मिल जाएगा। इसे बार बार देखिएगा, ये एक बार में समझ में आने वाला शो नहीं है। साल भर हम बात करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की, वही टिप्स मोटे तौर पे यहाँ पर है, वही फंड्स आगे पीछे होकर यहाँ आए होंगे, लेकिन जो बातें आज यहाँ हुई है फिरोज़ सर और माफ़ कीजिए पूजा मैम ने जो की हैं,
वो बातें बहुत वैल्यूएबल हैं और वो वैल्यू क्रिएशन की बातें हैं। तो वैल्यू क्रिएशन आपको सिर्फ अपने बैंक अकाउंट में नहीं करना है, अपने पोर्टफोलियो में नहीं करना है, अपने बच्चों में करना है। ये आज के शो की सबसे बड़ी सीख है। बार बार देखिएगा, कहीं मन हो तो फॉरवर्ड भी कर दीजिएगा। एंड रियली बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को। मैं उम्मीद नहीं कर रहा था, मुझे लग रहा था ऐसा शो होगा जिसमें हम बहुत ज़्यादा थोड़े हिसाब किताब कर लेंगे, यहाँ लगा दीजिए, इतना जोड़ लीजिए, उतनी कंपाउंडिंग। लेकिन आप लोगों ने जो बातें की हैं, एब्सोल्युटली वंडरफुल, बहुत मज़ा आया। क्योंकि अगर वो सब मिसिंग हो जाएगा, जो वैल्यू क्रिएशन की आप बात कर रहे हैं, जो बिहेवियर क्रिएशन की आप बात कर रहे हैं, उसके बिना ये सारा इन्वेस्टमेंट किसी काम का नहीं है। वो भी हो लेकिन साथ में ये भी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। और चिल्ड्रंस डे की आपको भी, आपके अंदर जो बच्चे हैं उनको मेरा प्रणाम। हम सब बच्चे हैं और बच्चों के लिए सोचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का भी। नमस्कार।